सहर व इसरार का सिलसिला खास, रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान, कदम कदम एक मंजर हैरत अशां, लम्हा लम्हा रंग बदलते अतवार, गुनाह की दासियों की मस्तियां, हिर्सो हवस के पुजारियों के चमत्कार, एक पुर इसरार मूर्ति के हसूल की खातर होने वाले खौफनाक मार्के का अहवाल, एक चौंका देने वाली अछूती कहानी खबीस। बात कुछ अहम नौयत की है, इसलिए उसने कुछ कहते कहते रुक कर दोबारा मेरी जानब देखा, और शायद वो ऐसी ही कोई अहम बात थी जिससे वो किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी में जुबान तक लाने से गुरेज कर रहा था। ये मेरे दोस्त मिस्टर शहबाज खान है। ओह, वो मेरा नाम सुनकर चौंका और फिर जल्दी ही अपने ऊपर काबू पाते हुए बोला, ये नाम मैं पहले भी सुन चुका हूँ। तुझे मुझसे कोई अहम बात करना चाह रहे हो? जी हाँ। उसने अपनी तवज्जो नदीम की जानब मबजूल कर दी, और मेरा मशवरा है कि मरीज को किसी दूसरे हस्पताल में मुंतकिल देना बेहतर होगा। कोई खास वजह? नदीम ने उसे तेज नजरों से घूरा। कुछ उम्र रसीदा मगर घा किस्म के गिद्ध आज कल अस्पताल के गिर्द मंडलाते देखे जा रहे हैं। ये उतला मुझे मिल चुकी है। नदीम ने इस बार बेपरवाही से जवाब दिया, और फिर वह संजीदगी इख्तियार कर ली। तुम्हें किसी ने यहाँ आते देखा तो नहीं? जी नहीं, उसने ठोस और बाएतमाद अंदाज में जवाब दिया, और मैंने यहाँ तक पहुँचने का जो तरीक़ेकार इख्तियार किया था वो इतना आजमूदा था कि तआक़ुब करने वाला कोई साया भी मेरी निगाहों से नहीं बच सकता। और मैं उस शख्स को किन अखियों से देख रहा था, कोई ऐसी बात ज़रूर थी जिसकी वजह से मेरे ज़हन में सुर्ख बत्ती ने जलना बुझना शुरू कर दिया, और मेरी छठी हिस्स गवाही दे रही थी कि नवार्द कोई काबिल एतमाद नहीं हो सकता। ठीक है, नदीम ने उसे ताकीद की, और वापसी में भी इस बात का ख्याल रखना कि कोई साया तुम्हारी नकलो हरकत की निगरानी तो नहीं कर रहा। और मेरा नाम शहजोर है बास, जो अपने जिस्म के हर हिस्से पर एक चोर निगाह रखता है। और शहजोर ने खुद ही मेरी मुश्किल हल कर दी। मेरी छठी उस पर जो शुबा था वो दूर हो चुका था, और जिस शख्स ने नदीम के एतमाद से धोखा किया वो इस वक्त मेरे सामने मौजूद था। और लेडी मक्लानस ने भी यही कहा था कि वो शहजोर का नाम कभी जाहिर ना करती, लेकिन उसका इल्म बता रहा था कि गद्दार के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। शायद लेडी मक्लानस ने ठीक ही कहा कि शहजोर का नाम सुनते ही मेरे अंदर एक सनसनी सी फैल गई। उसने कोड वर्ड में जिस मरीज का जिक्र किया वो पांडे के सिवा कोई और नहीं था। शायद तागूती कुव्वतें उस दायरे को तोड़ने में नाकाम हो चुकी थीं जो पांडे के मंगले के गिर्द कायम किया गया। अब उन्होंने अपनी कामयाबी के खातिर एक जाल बिछाने की कोशिश की। वो पांडे और निर्मल को किसी तरह इस दायरे से बाहर लाना चाहते थे, और फिर शहजोर वापसी के लिए पलटा तो मैं खामोश न रह सका। 1 मिनट, मैंने उसे रोकते हुए सपाट लहजे में कहा, क्या तुमने रुकी का नाम कभी सुना है? यस सर, शहजोर ने जवाब दिया। वो बास के डर से किसी चूहे की बिल में छुप गया है, लेकिन क्या तुम रुकी से मिलना पसंद करोगे? जी, मैं समझा नहीं। रुकी अब हमारे कब्जे में आ चुका है। क्या तुम एक नजर उसका दीदार करना पसंद करोगे? नदीम मेरी बात सुनकर झल्ला गया। शायद उसे मुझसे इस हमाकत की तवक्का नहीं थी जो मैंने रुकी का तज़किरा करके की। मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा, शहजोर ने हकारत से जवाब दिया, और ज़रा मैं भी तो देखूं कि आखिर वो शय क्या है। मेरे साथ आओ, मैंने उठते हुए कहा, और नदीम ने मुझे रोकना चाहा, लेकिन मैंने इशारे से मना कर दिया। और फिर हम तीनों ही ज़मीन दोस्त कमरों में से कमरे में पहुंच गए, जहां इस वक्त राजू के अलावा दाढ़ी मूंछ वाला और पुर इसरार शख्स भी मौजूद था, जिसे मैं पहले भी कई मौक़ों पर देख चुका था। इस वक्त भी वो खुशपोश नजर आया, और शहजोर ने उन दोनों को हाथ मिलाकर विश किया, और नदीम अभी तक मुझे बड़ी तनकीदी नजरों से देख रहा था। क्या तुम रुकी से पहले कभी नहीं मिले? मैंने शहजोर से सवाल किया। हो सकता है कभी देखा हो, लेकिन ठीक से याद नहीं, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। अगर मैं ये कहूँ कि खुद मैं ही रुकी हूँ तो अब आप शायद मुझसे मजाक कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे दरमियान अभी तक कोई ऐसा रिश्ता कायम नहीं हुआ। आइंदा क्या होगा उसे हम दोनों यकीन से नहीं कह सकते। मैं बदस्तूर संजीदा था। वैसे बाय द वे, तुम्हें इस बात का यकीन किस तरह हो गया कि मैं रुकी नहीं हो सकता? बास ने आपका नाम शहबाज खान बताया।
شہزور نے پہلی بار قدر محتاط انداز میں جواب دیا۔ وہ تمہیں دھوکہ دینے کی خاطر کہا تھا۔ میں نے تیزی سے جواب دیا، میں ہی رکی ہوں جو اب تمہارے باس کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو گیا ہوں۔ باس، شہزور نے ندیم کی سمت دیکھا، کیا یہ درست ہے؟ مجھ سے نگاہ ملا کر بات کرو شہزور۔ میں نے اس بار اپنا آٹومیٹک نکال کر اس کا نشانہ لیتے ہوئے سرور لہجے میں کہا، کیا تم اب بھی نہیں سمجھ سکے کہ میں نے رکی کا نام لے کر تمہیں قید خانے تک لانے کی کوشش کیوں کی؟ ندیم نے پھر بولنے کی کوشش کی، لیکن میں نے دوبارہ اسے اشارے سے روک دیا۔ راجو اور نوجوان داڑھی مونچھ والا بھی آٹومیٹک میرے ہاتھ میں دیکھ کر اپنی اپنی جگہ محتاط ہو گئے۔ شہزور کی کیفیت قدر مختلف تھی۔ وہ آٹومیٹک میرے ہاتھ میں دیکھ کر بوکھلا گیا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے آپ پر قابو پانے میں بہت پھرتی کا مظاہرہ کیا اور ندیم کی طرف وضاحت طلب نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، باس، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ صرف مجھ سے بات کرو شہزور، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ تمہاری زندگی کا دارومدار اس وقت میری انگلی کے ایک معمولی سے دباؤ پر منحصر ہے، اور کچھ لے دے کر معاملہ طے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور میرا آخری جملہ سن کر شہزور کے چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ شاید اب وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا، لیکن اس نے اپنی ہار نہیں مانی۔ کچھ دیر ہون چباتا رہا اور پھر سپاٹ لہجے میں بولا، میں شہزور کے نام سے یاد کیا جاتا ہوں اور باس کے علاوہ میں کسی اور کا جواب دہ نہیں رہا۔ 50-50، میں نے خیز انداز میں کہا، اور یہ لاسٹ چانس ہے، بولو کیا تمہیں منظور ہے؟ میں نہیں سمجھ سکا کہ آپ کس قسم کی پر اصرار باتیں کر رہے ہیں۔ بوشن کا نام سنا ہے کبھی؟ میرا لہجہ پھر کرخت ہو گیا۔ جی ہاں، لیکن بوشن کے نام پر شہزور نے ہکلانا شروع کر دیا۔ بکواس نہیں، میں نے صفاق انداز میں کہا، شرافت سے کھل جاؤ ورنہ مجھے تمہاری موت پر کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ آپ کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ بوشن نے تمہاری وفاداری کو کتنے داموں میں خریدا ہے؟ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس نے احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ تم نے براہ راست بوشن کو فون کر کے اس سے معاوضے کی بات کی تھی اور اب اسی کی مرضی پر تم مریض کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا مشورہ دینے آئے ہو؟ راجو، ندیم نے معاملے کی سنگین صورتحال کو بھانپتے ہوئے راجو کی طرف دیکھا، تم اس غدار کی زبان کھلوانے کے لیے جو طریقہ چاہو اختیار کر سکتے ہو۔ 1 منٹ، میں نے راجو کو بدلتے ہوئے تیور کے ساتھ شہزور کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر کہا، اور پھر شہزور سے بولا، تمہارے ساتھ رعایت ہو سکتی ہے، لیکن ایک شرط پر۔ ان عمر رسیدہ اور گھا قسم کے آدم خور گدوں کی نشاندہی کر دو جو بقول تمہارے ہسپتال کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ نہیں، شہزور نے ہذیانی انداز میں جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ باس کی ڈکشنری میں غداری کی سزا صرف موت درج ہے، لیکن میرا نام شہزور ہے۔ میں تمہارے فریب میں نہیں آؤں گا۔ جو سزا تم مجھے دو گے وہ بہت اذیت ناک ہوگی۔ اس لیے وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر مسکرایا اور پھر اس طرح منہ کر کے چلانے لگا جیسے کسی چیز کو چبانے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر اچانک وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے۔ شاید اس نے پہلے سے کوئی زہریلا کیپسول منہ کے اندر چھپا رکھا تھا جو اپنا اثر تیزی سے دکھا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جلد کی رنگت نیلی پڑ گئی، اور یہ سب کچھ اتنی جلدی اور خلاف توقع ہوا کہ کوئی بھی شہزور کو موت کے چنگل سے نہیں نکال سکا۔ ندیم نے مجھے بہت غور سے دیکھا اور پھر میرے قریب آ کر بولا، اگر تم اپنے شک کا اظہار کر دیتے تو میں اس کی زبان کسی اور طریقے سے بھی کھلوا سکتا تھا۔ قدرت کو یہی منظور تھا کہ یہ اپنی سزا خود تجویز کرے، اس میں بندہ کیا کر سکتا ہے؟ میں نے بڑی معصومیت سے جواب دیا اور پھر آٹومیٹک بغلی ہولسٹر میں واپس رکھ لیا۔ ندیم نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر ہم دونوں اوپر آ گئے۔ ندیم کسی گہری سوچ میں مستغرق نظر آیا۔ رات کو کسینو سے ہماری واپسی بھی ایک ساتھ ہی ہوئی، لیکن اس دوران بھی ندیم نے مجھ سے فرگوسن یا شہزور کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں کیا، اور ہمارے درمیان بس ادھر ادھر کی رسمی گفتگو ہوتی رہی۔ اور صبح خلاف توقع ندیم مجھے ناشتے کی میز پر نظر نہیں آیا۔ رات کو جلد ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور میرا خیال تھا کہ وہ رکی اور شہزور کے سلسلے میں مجھے ضرور خریدے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ڈنر ٹیبل پر وہ حسب معمول نسیم اور عارفہ سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا، لیکن اس وقت بھی میں نے یہی محسوس کیا کہ وہ کسی ذہنی سوچ میں غرق ہے۔ بہرحال صبح میں نے نسیم سے اس کے بارے میں پوچھا تو نسیم نے یہی بتایا کہ وہ کسی ضروری کام سے منہ اندھیرے ہی اٹھ کر چلا گیا تھا، اور وہ ضروری کام کیا تھا مجھے اس کے بارے میں اب تشویش لاحق تھی۔
दफ्तर पहुंचने के बाद मैंने खुद को काम में मसरूफ करना चाहा, लेकिन मेरे ज़हन में रह रह कर नदीम का ख्याल उभर रहा था। रुकी की वो जिंदा गिरफ्तारी और शाहजोर की गद्दारी ने उसे चौंका दिया। शायद वो इसी सिलसिले में कहीं मसरूफ़ कार हो सकता था। और मैंने दोपहर को उसे कसीनो फ़ोन किया, लेकिन मैनेजर ने यही जवाब दिया कि वो सुबह से कसीनो भी नहीं आया। हमारी लिस्ट पर अब सिर्फ एक ही अहम काम बाकी रह गया, बोशन की मौत। और उस ख्याल के ज़हन में उभरते ही मेरी परेशानी बढ़ गई और मैंने सोचा कहीं नदीम ने उस मार्के को सर करने की खातिर तो खतराक में छलांग नहीं लगा दी। इस ख्याल ने मेरी उलझन में मजीद इजाफा कर दिया। बोशन को मार लेना इतनी आसान बात नहीं थी और मार्गरेट की गुमशुदगी और मेजर नसीर के चेक पोस्ट पर होने वाले धमाके ने पहले ही बोशन को मुहतात कर दिया था। और कालका की बातों से भी मैंने यही नतीजा अखज़ किया था कि अब बोशन तक हमारी रसाई इतनी आसान नहीं रही जितनी पहले थी। रुकी की अगवा और मिसेस फर्गूसन की मौत ने यकीनन बोशन के लिए जलती पर तेल का काम किया होगा। ऐसी सूरत में अगर नदीम ने बोशन के खिलाफ किसी अकदाम का प्रोग्राम मुरतब कर लिया तो वो इंतहाई खतरनाक भी हो सकता था। और मैं अभी जहन में उभरने वाले इन्हीं परेशान कुन सवालात के हजूम में भटक रहा था जब फ़ोन की घंटी बजी और मैंने लपक कर रसूल उठा लिया। मेरा ख्याल था कि वो कॉल नदीम की होगी, लेकिन दूसरी जन्म से सराज था। मैं आपको एक अहम इतला देना चाहता हूँ। कोई ख़ास बात? मैंने बेपरवाही से दरियाफ़त किया। क्या आप मिसेस फर्गूसन के नाम से वाकिफ़ हैं? जी नहीं, लेकिन बज़ाहिर वो आपके दफ्तर के करीब ही एक ब्यूटी पार्लर चला रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने अपनी जड़ें खासी दूर तक फैला रखी थी। और ये इतला भला क्या अहम हो सकती है? मैंने अल्फाज चबाते हुए जवाब दिया। इस शहर में हज़ारों आदमी ऐसे होंगे जिनके हाथ दूर दूर तक फैले हुए होंगे, और ये भी ज़ाहिर है कि वो इन तलकात की बुनियाद पर अपने बहुत सारे जराइम की पर्दा पोशी में भी कामयाबी हासिल कर चुके होंगे। हो सकता है कि पुलिस को यकीनी तौर पर अंदाज़ा हो कि उन जुराइम के पीछे किसी का हाथ है, लेकिन या तो उन जुराइम को किसी न किसी दबाव के तहत रस्मी तफ्तीश के बाद ख़त्म कर दिया गया, या फिर कागजात की खानापुरी और पुलिस की कारकर्दगी में चार चांद लगाने की खातिर ऐसे बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके फरिश्तों को भी उसके जुर्म के बारे में कोई इल्म नहीं रहा होगा। सिर्फ पुलिस पर ही इसकी जिम्मेदारी आयद नहीं होती। कभी कभी आलमी अदालत की अहम तरीन कुर्सियों पर बैठे हुए बड़े बड़े नामूर जज साहबान भी ऐसे फैसले लिखने पर मजबूर हो जाते हैं जिन पर उनका ज़मीर मुतमिन नहीं होता, लेकिन गवाहों और दस्तावेजी ठोस सबूत की बुनियाद पर वो मुजरम को बेगुनाह और बेगुनाह को मुजरम गंडारने पर मजबूर हो जाते हैं। सराज ने सपाट लहजे में जवाब दिया। जुराइम की दुनिया की पीचगनी करने में पुलिस और अदालत दोनों के जिम्मेदार अहलकार बेबस होकर रह जाते हैं। इन दोनों महकमों में इंसानी जज्बात की बजाय दलाल की रोशनी को ज़्यादा अहमियत हासिल होती है, और इंसाफ का पलड़ा इन्हीं के हक में झुकता है जिन्हें औजान ज़्यादा होते हैं। शायद इसीलिए बड़े बड़े मुफक्करीन और दानश्वरों ने कानून और इंसाफ को अंधा करार दिया है। आप किसी मिसेस फर्गूसन की बात कर रहे थे? मैंने असल मकसद की जानब आते हुए कहा। जी हाँ, सराज ने संजीदगी से कहा, और मेरी इतला के मुताबिक वो भी बोशन के लिए किसी मखसूस एजेंट का किरदार अदा कर रही थी से आपकी क्या मुराद है? गुज़श्ता रात किसी ने उसकी ख्वाबगाह में गोली मार दी। और सराज ने मुख्तसर तफसील बताते हुए कहा कि जाए वारदात पर कुछ ऐसे सबूत भी पाए गए जिनसे ज़ाहिर होता है कि मिसेस फर्गूसन की मौत के साथ साथ कोई और भी जख्मी हुआ है, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गया। आपकी ज़ाती राय इस वारदात के बारे में क्या है? मैं बगैर सबूत के कोई यकीनी बात नहीं कह सकता। वैसे हो सकता है कि खुद बोशन ने ही यह ड्रामा रचाया हो। क्या मतलब? मैंने हैरत का इजहार किया। रेस के कुछ घोड़े इतनी कीमती होते हैं कि औसत दर्जे का आदमी उनकी कीमत का तस्वर भी नहीं कर सकता, और उनके रिकॉर्ड में भी कहीं नंबर 2 नहीं होता। लेकिन अगर वो किसी हादसे की वजह से रेस में हिस्सा लेने के काबिल ना रहें तो उन्हें गोली मार दी जाती है। और कुछ इसी किस्म का रवाज हमारी जुराइम दुनिया में भी है। और कभी कभी जो अफराद किसी गैंग लीडर की निगाहों में सबसे ऊंचा मकाम रखता है, उसे भी एक ऐसी मामूली गलती की वजह से रास्ते से हटा दिया जाता है जो पुलिस के लिए बड़ी कार आमद हो सकती है। और हो सकता है कि मिसेस फर्गूसन भी किसी ऐसी ही गलती की मुर्तकब हो गई हो जिसके बाद उसका ख़त्म हो जाना भी बोशन के लिए
कारआमद हो सकता था। सिर्फ भूषण ही क्यों, मैंने सिराज को उलझाने की खातिर पूछा। अगर आपके बयान के मुताबिक मकतूला की जड़ें ऊंची हलकों में दूर दूर तक फैली हुई थी तो कोई और भी उसके कत्ल का जिम्मेदार हो सकता है। इसके मकानात को भी रद्द नहीं किया जा सकता और ये भी मुमकिन है कि किसी दिल जले आशिक ने मरने वाली से कोई पुराना हिसाब चुकाने की कोशिश की हो। बहुत कुछ मुमकिन है, लेकिन मेरा जहन मिसेस फर्गूसन की मौत में किसी न किसी जाविये से भूषण की शख्सियत के मुलव्वस होने की गवाही दे रहा है। इसकी कोई खास वजह भी जरूर होगी। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस हादसे की इतला मुझे किसी नामालूम शख्स की जानब से फोन पर मौसूल हुई। क्या भूषण ऐसी हमाकत कर सकता है? हो सकता है उसने जानबूझकर केस को उलझाने की खातिर ऐसा किया हो। शायद, मैंने कहा और फिर बड़ी संजीदगी से बोला, लेकिन मिसेस फर्गूसन के कत्ल की इतला भला मेरे लिए क्या अहमियत रखती है? क्यों कि आप एक दोस्त होने के नाते इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? मैं समझा नहीं। मैंने मोहतात लहजा अख्तियार किया। मुझे किसी ऐसे काबिल एतमाद ड्राइवर की ज़रूरत है जिस पर मैं मुकम्मल भरोसा कर सकूं। सिराज ने एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहा कि आप 2-4 दिनों के लिए अपने ड्राइवर को मेरी खातर स्पेयर कर सकते हैं। अगर मामला इतना ही अहम है तो मैं खुद हाजिर हूँ, मैंने सब्र का जवाब दिया। ड्राइवर के हवाले ने मुझे चौकन्ना कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया माय डियर शहबाज साहब, लेकिन आपका ड्राइवर मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा, इसलिए कि लोगों को मेरे और आपके तल्लुकात का इल्म है, जबकि आपके ड्राइवर के सिलसिले में कोई कुछ नहीं जानता। और करीम के हवाले और सिराज की संजीदगी ने मेरे ज़हन में बेशुमार शुबहात को हवा दी। हो सकता है कि उसमें भी कालका की पुरअसरार वजूद को दखल रहा हो। वो किसी भी शख्स को ज़हनी तौर पर मजबूर कर सकती है कि वो मिसेस फर्गूसन के कत्ल की इतला सिराज तक पहुंचा दे, और उसी शख्स ने कालका की नापाक काली कुव्वतों के ज़ैर असर करीम के सिलसिले में भी पुलिस के कानों में जहर उगला हो। और नदीम ने गुज़श्ता रात ही करीम को ज़ख्मी हालत में अपने किसी वाकफ कार के प्राइवेट क्लिनिक में दाखिल करा दिया था, और जिसकी इतला मुझे भी नहीं थी कि वो क्लिनिक शहर के किस इलाके में और कहाँ वाक़या है। आपने अपनी दरख्वास्त पेश करने में ज़रा देर कर दी, मैंने बज़ाहिर दोस्ताना अंदाज में नदीम की हिदायत पर अमल करते हुए कहा। मेरा ड्राइवर कल ही 10 रोज़ की रुख्सत लेकर जा चुका है और कल रात ही किसी ने मिसेस फर्गूसन को भी ठिकाने लगा दिया। सिराज ने कारदार अंदाज में जवाब दिया और फिर जल्दी से बात बनाते हुए बोला, और सुनाइए आजकल आपका कारोबार कैसा चल रहा है? जिस तरह दुनिया का कारोबार चलता है, और मेरा मतलब है कि हर कारोबार में नशीब फराज तो आते ही रहते हैं, मैंने सपाट आवाज़ में कहा। और हो सकता है कि मैं आज या कल किसी वक्त आपके साथ एक कप मज़ीद और गर्मा गर्म काफ़ी पीने के लिए हाजिर हो जाऊं। आप जब चाहें बड़े शौक से आ सकते हैं। और दूसरी जानब से सिलसिला मुंतक़े होने की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने भी रिसीवर क्रेडल पर रख दिया, और मेरा दिल गवाही दे रहा था कि सिराज ने महज रस्मी तौर पर करीम का जिक्र नहीं किया होगा। मिसेस फर्गूसन की मौत की इतला देने वाले ने करीम का जिक्र भी ज़रूर किया होगा, लेकिन अगर वो हरकत कालका ही की थी तो करीम के बारे में ये भी ज़रूर जानती होगी कि वो किस क्लिनिक में दाखिल है, और फिर ऐसी क्या मसला थी जिसने उसे सिराज को उसके क्लिनिक के सिलसिले में कोई इशारा नहीं दिया। और मैं भी इन्हीं सवालात के बारे में गौर कर रहा था कि हुस्ना कमरे में दाखिल हुई और मेरे ख्यालात का शिरादा मुंतशिर हो गया, और हुस्ना की शख्सियत भी मेरी निगाहों में पुरअसरार होती जा रही थी। मिसेस फर्गूसन के सिलसिले में उसने यही पेशगोई की थी कि अगर रात के 9 बजे के बाद मैं वहां पहुंचूं तो किसी मज़ाहमत का सामना दरपेश नहीं आएगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन हुस्ना को इस बात का यकीन किस तरह हो गया था कि क्या वो भी कालका और लेडी मकलानस की तरह पुरअसरार और नाकाबिल यकीन कुव्वतों की मालक थी। अगर ऐसा था तो वो खुद भी अपने दुश्मनों को हलाक कर सकती थी, और मेरी ज़रूरत उसने किस लिए महसूस की? मैं मखमल तो नहीं हुई, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर बड़ी बेतकल्फी से मेरे सामने बैठ गई, और आज खिलाफ तवक्का वो खुद को लिए दिए नजर आ रही थी। अभी एक लम्हा पहले डीएसपी सिराज का फ़ोन आया था। मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा, कोई अहम इत्तला? उसने सादगी से पूछा। हाँ, मैंने उसे मुख्तसरन तफसील से आगाह करते हुए कहा, और मेरा ख्याल है कि सिराज को किसी तरह इस बात की इत्तला मिल गई है कि करीम भी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मेरा जुमला काटते हुए बड़े इत्मीनान से बोली, सिराज साहब वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ आपके दोस्त ने करीम को इलाज की खातिर दाखिल कराया है।
आप ये बात इतने यकीन से किस तरह कह सकती हैं? मैंने उसे खरीदने की कोशिश की, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको रुकी और मिसेस फर्गूसन के बारे में यकीन दिलाया था कि रात 9 बजे के बाद आप उन पर आसानी से काबू पा सकते हैं। वो मैनीखेत अंदाज में मुस्कुराई। और मेरा ख्याल है कि करीम के बारे में किसी पूर्ण इसरार और नादीदा कुव्वत ने पुलिस को मुखबरी की होगी। मैंने अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहा। हो सकता है। वो बेपरवाही से बोली। आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है? करीम अब मेरा मौसन है, मैंने पहलू बदल कर कहा। अगर वो बर वक़्त मेरे और रुकी के दरमियान ना आ जाता तो रुकी का फेंका हुआ खंजर मेरे वजूद को भी चाट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानते हो क्यों? वो यकलक संजीदा हो गई। क्यों? मैंने वजाहत चाही। इसलिए कि अभी आपको मेरी खातर एक आध काम और अंजाम देने हैं। तो क्या करीम आपकी वजह से? ये मैंने कब कहा? वो तेजी से बोली। आप ऊपर वाले को क्यों भूल रहे हैं, जिसके बगैर कोई पत्ता भी अपनी जगह से जुम्बश नहीं कर सकता? मैं आपको क्या समझूं? यही कि आपने जो पेशगोई की थी उसे कालका की पूर्ण इसरार कुव्वत भी नहीं कर सकी। मैंने हुस्ना को कालका की गंदी कुव्वतों के बारे में कुछ तफसील से आगाह किया तो वह तवज्जो से मेरी बात सुनती रही और मैं खामोश हुआ तो उसने कहा, दुनिया की बेशुमार ऐसी सुपर पावर मौजूद हैं जो एक दूसरे को अपने एटमी कुव्वत के बल बोते पर तबाह बर्बाद कर देने की धमकियां देती रहती हैं, लेकिन वो इस आग में कूदने में पहल कभी नहीं करती। शायद इसलिए कि जब आग भड़कती है तो वो अपने और पराये की तमीज़ नहीं करती और जो भी उसकी जिद में आता है जल भुन कर राख का ढेर बन जाता है। मैं आपकी बात से क्या मतलब अखज़ करूं? मैंने कोई ऐसी मुश्किल बात तो नहीं की। वो मैनीखेत अंदाज में मुस्कुराई। उसका इल्म कोई भी लगा सकता है कि जब दो सुपर टकराती हैं तो दोनों ही का कुछ न कुछ नुकसान ज़रूर होता है। अगर सिर्फ एक तबाही का शिकार हो तो फिर इस दुनिया में दो कुव्वतों या इससे ज़्यादा का वजूद भी ना होता। तो फिर इंसान के सामने एक ही मकसद बाकी रह जाता है, दुश्मन की मौत। आप किसे अपना दुश्मन समझती हैं? मैंने तेजी से सवाल किया। हुस्ना ने जवाब में कुछ कहना चाहा, लेकिन नदीम उसी वक्त मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ तो उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया और वो जल्दी से उठी और नदीम पर एक सरसरी निगाह डालते हुए कतरा कर बाहर चली गई। और सुबह से मैं कई जगह तुम्हारी तलाश की खातर जाल फेंक चुका हूँ, लेकिन ये खातून कौन थी? नदीम ने मेरा जुमला दरमियान से उचकते हुए कहा और फिर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। इन खातून का नाम हुस्ना है और ये वही हैं जिन्हें मैंने आर्जी तौर पर अपना सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। हुस्ना की सिफारिश किसने की थी? नदीम ने बड़ी गंभीर संजीदगी से दरियाफ्त किया। लेडी मैकलानस ने, मैंने कुछ तफसील बताते हुए कहा, और दूसरी शक्ल में शायद मैं किसी अजनबी खातून को इस कदर खतरनाक हद तक अपने करीब आने का मौका देने की हमाकत कभी ना करता। क्या तुम्हें यकीन है कि वो लेडी मैकलानस ही थी? मेरा मतलब है कि तुम्हारी कालका रानी ने तुम्हें कोई हसीन फरेब देने की कोशिश नहीं की। नहीं, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। मैं लेडी मैकलानस से इसकी तस्दीक कर चुका हूँ। आई सी, नदीम ने कहा और फिर यकलक चौंकते हुए पूछा, क्या रुकी और मिसेस फर्गूसन के बारे में हुस्ना ही ने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी थी? हाँ, मैंने इकरार कर लिया। और शाहज़ोर के बारे में? नदीम ने तेजी से दूसरा सवाल किया। उसके बारे में लेडी मैकलानस ने मेरे फ़ोन पर आगाह किया था। उसने भी यही कहा था कि शाहज़ोर के दिन गिने चुने ना रह गए होते तो वो इस गद्दारी की निशानदही करने से गुरेज ही करती। इस वक्त तुम्हारे और हुस्ना के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही थी? नदीम ने बदस्तूर संजीदगी से दरियाफ्त किया। कोई खास नहीं, वैसे तुम्हारे लिए एक खास इतला है मेरे पास। और फिर मैंने सरार से फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू की तफसील बताते हुए कहा कि सराज ने खुलकर कोई बात नहीं की, लेकिन मेरा दिल गवाही देता है कि उसे किसी न किसी तरह करीम के ज़ख्मी होने की इतला मिल चुकी है, और ऐसी सूरत में वो बराह रास्त तुम्हें फ़ोन करने की बजाय करीम तक पहुंचने की ज़्यादा कोशिश करता। हो सकता है कि उसने करीम की आड़ लेकर मुझे ये बावर कराने की कोशिश की हो कि उसे किसी तरह इस बात का इल्म हो चुका है कि गुज़श्ता रात मैं कहाँ था। बहरहाल मैं तुमको अब सरार से भी मोहतात रहने का मशवरा दूंगा, नदीम ने कहा और फिर थोड़े तवक्कुफ से बोला। और मेरा ख्याल है कि अब तक तुम्हारे सरार साहब को जो इतला मिल चुकी होगी वो उनकी कई रातों की नींद उड़ा देने की खातिर बहुत काफ़ी होगी। क्या मतलब? मैं चौंका। एक ही वक्त में किसी ऐसे इलाके में 10-12 आदमियों का कत्ल पूरे शहर को खौफ व हरास में मुब्तला कर देता है।
ندیم نے मैली खेत अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या मैं तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूं कि ऐसे मामलात में अपने किसी शख्सियत की नुमाइश करता फिरूं, और मेरे लिए जान सार करिंदे ही बहुत काफ़ी हैं। कत्ल की वारदात किस इलाके में हुई? मैंने नदीम को तेज़ नज़रों से घूरा। उसी इलाके में जहां पांडे और निर्मल एक बंगले में मौजूद हैं। नदीम ने बेपरवाही का मुजाहरा किया। तुम उन अमर रसीदा और गा किस्म के आदमखोर गिद्धों को क्यों भूल रहे हो जो शाहजोर की इतला के मुताबिक अस्पताल के इर्द गिर्द मंडला रहे थे? अब क्या तुम मुझसे ये भी मालूम करने की हमाकत करोगे कि अस्पताल के हवाले से शाहजोर की क्या मुराद थी? क्या बोशन के वो लोग आसानी से तुम्हारी नज़र में आ गए थे और मैंने अपने आदमियों को यही हुक्म दिया कि वह सिर्फ मशकूक परिंदों का शिकार खेलें? लेकिन हो सकता है कि कोई मासूम परिंदा भी गोलियों की बौछार की लपेट में आकर ज़ाया हो गया हो। घियों के साथ गिन पिस जाने के मकानात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, और मेरा ख्याल है बोशन इस वक्त दीवानों की तरह अपनी बोटियां नोच रहा होगा। और मिसेस फर्गूसन का कत्ल, रुकी की गुमशुदगी, मार्गरेट का मुअम्मा, मेजर नसीर की चेक पोस्ट की तबाही और अब 10-12 आदमियों की मौत, इन पे दर पे वाक़यात ने उसके आसाब को झंझोड़ कर रख दिया होगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि वो बौखलाकर सामने आ जाए, इसलिए कि झाड़ियों में छुपा हुआ कोई जख्मी आदमखोर दरिंदा शिकारियों के लिए हमेशा खतरनाक साबित होता है, और झाड़ियों से बरामद होने के बाद उसे आसानी से शिकार किया जा सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है कि बोशन ऐसी हमाकत कर गुजरेगा? दुनिया का हर मुजरिम अपना किसी न किसी कमजोरी या हमाकत ही की वजह से मारा जाता है। रुकी मिसाल तुम्हारे सामने मौजूद है, और बोशन भी इंसान ही थे, लेकिन वह चौंका दोगला है, इसलिए वह दो मुंह वाले सांप की तरह होशियार भी है। मैंने कहा, और हो सकता है एक तरफ खतरे की बू महसूस करके वो अपना रास्ता बदल दे। होने को बहुत कुछ हो सकता है। नदीम अजीब अंदाज में मुस्कुराया। और ये भी हो सकता है कि बोशन आमने सामने के बजाय खुद अपने हाथों से अपने आप को गोली मार ले। अब वो इतना बेगैरतमंद भी नहीं है। मैंने नफरत से जवाब दिया और फिर फ़ोन की जानब हाथ बढ़ाया, जिसकी घंटी 12 बज चुकी थी। शहबाज बात कर रहा हूँ, मुझे बात से कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मैंने दूसरी जानब से बोलने वाले का नाम पूछे बगैर फ़ोन नदीम की तरफ बढ़ा दिया। यस, नदीम ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, और फिर दूसरी जानब से मिलने वाली इतला ने उसे बेहद संजीदा कर दिया। वो सिर्फ हाँ हूँ में जवाब देता रहा और फिर बेपरवाही से बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि वो किस सिमत जा रहा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं यहाँ शाम तक मौजूद हूँ। नहीं, तुम में से कोई भी हमाकत का सबूत नहीं देगा। नहीं, जब तक मेरी तरफ से कोई इशारा ना मिले। तुम सिर्फ उसकी निगरानी करते रहो, और ठीक है, अगर ऐसी कोई सूरत हाल सामने आए तो तुम सिर्फ उलझाए रखना और मुझे किसी दूसरे के जरिए उसकी इतला कर देना। किसका फ़ोन था? नदीम के फ़ोन रखने के बाद मैंने संजीदगी से दरियाफ़त किया। बोशन बहुत गुस्से में अपने ऑफिस से निकला है। नदीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मेरा ख्याल है उसे अपने आदमियों की मौत की इतला मिल चुकी है, मगर इस वक्त भी उसने अपनी हिफाजत का ख़ास ख्याल रखा है। उसके दफ्तर से निकलते ही 2 गाड़ियां आगे पीछे हो चुकी हैं, और मेरी इतला के मुताबिक वो बोशन के सादा लिबास वाले गार्ड हैं जो उसकी हिफाजत पर मामूर हैं। और दफ्तर से निकल कर वो किस तरफ रवाना हुआ, और मेरे मुखबर का ख्याल है कि उसकी गाड़ी गवर्नर हाउस की सिमत जा रही है। गोया बोशन अपने सर्विसेज के जरिए कोई हल तलाश करेगा। उसकी जगह अगर हम होते तो शायद हम भी अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते। नदीम ने बेपरवाही का मुजाहरा किया। अब देखना यह है कि वो गवर्नर से मिलकर क्या जहर उगलता है। जाहिर है कि वो जो खुद भी जहर उगलेगा वो हमारे खिलाफ ही होगा। मैं बदस्तूर संजीदा था। क्या तुम्हारे साथी बोशन को रास्ते में घेरना चाह रहे हैं? हाँ, उनका ख्याल कुछ ऐसा ही था, लेकिन मैंने उन्हें सख्ती से मना कर दिया। बोशन से उससे हमदर्दी की वजह पूछ सकता हूँ? मैंने नदीम को घूरा। मैं तुमसे पहले ही मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ कि मैं मचान पर बैठकर शिकार खेलने के असूल के खिलाफ हूँ। दुश्मन को ज़्यादा ढील देना खतरनाक भी हो सकता है। खतरात से खेलना ही मर्दों की निशानी होती है, और जो लोग अचानक पुश्ते वार करते हैं वो बुज़दिल कहलाते हैं, लेकिन वही फाते भी होते हैं। मैं नदीम से उलझ रहा था कि फ़ोन की घंटी दोबारा बजी। इस बार खुद नदीम ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया, और कॉल उसी के लिए थी। गुड, ये इतला मेरे लिए दिलचस्प है। नहीं, तुम सिर्फ तमाशा देखते रहो। बोशन अब किधर गया है? ठीक है, परेशान मत हो। अब क्या इतला मिली है? मैंने नदीम के रिसीवर रखने के बाद सवाल किया।
तुम्हारे सराज साहब पुलिस के दस्ते के साथ तशरीफ ला रहे हैं। नदीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। क्या बोशन गवर्नर हाउस ही गया है? मैंने दरियाफ्त किया। हाँ, और शायद इस बार सराज साहब किसी खास अकदाम के लिए बहुत ऊपर से सख्त अहकामात ही मिले होंगे, लेकिन सराज के पास हमारे खिलाफ भला क्या सबूत हो सकता है? जहां मजबूरियां आड़े आ जाएं, वहां सबूत की कोई अहमियत नहीं होती। नदीम ने पहलू बदल कर जवाब दिया। और पुलिस के इख्तियारात खासे वसी होती हैं। वो अगर चाहे तो बेशुमार ऐसे ऐनी गवाह भी पेश कर सकती है जो शायद वारदात के वक्त किसी चंडू खाने में बैठे नशे की हालत में मेज़ पर तबला बजाकर कोई पसंदीदा फिल्मी गाने का बेड़ा गर्क कर रहे हों। लेकिन अंधे कानून के लिए उनकी गवाही भी अहम होती है, और वो पुलिस की हदायत किसको किसी रट्टू तोते की तरह रटने के बाद अदालत में कदम रखते हैं। और हमारे मुल्क से ये लानत कब ख़त्म होगी? जब तक तुम पूरे 1 दर्जन बच्चों के बाप नहीं बन जाते। नदीम ने मुझे छेड़ा, और फिर हमारे दरमियान इसी किस्म की गुफ्तगू हो रही थी कि सराज अपने एक मातहत और 2 मसला सिपाहियों के साथ आपस में दाखिल हुआ। वो बुरी तरह उलझा नजर आया, और नदीम ने एक नज़र उसे मुस्कुराकर देखा और फिर बेपरवाही से दीवार पर लगी हुई तस्वीरों की सिमत मतवज्जा हो गया। खैरियत? मैंने सराज और उसके आदमी को देखकर कदरे नाखुशगवार लहजे में पूछा। मिस्टर शहबाज, क्या आपको इल्म है कि शहर के एक ही इलाके में 10 से 12 आदमियों का कत्ल हो गया है? सराज ने सपाट लहजे में जवाब दिया। सॉरी, मैंने बदस्तूर सर्द लहजे में जवाब दिया। आप चाहें तो मुझसे सीमेंट की बोरी और बजरी वगैरह के ट्रक की कीमत ज़रूर दरियाफ्त कर सकते हैं। शायद मैं उस सिलसिले में आपके किसी काम आ सकूं, लेकिन कत्लो गारत से मुझे कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। क्या आप यकीन से कह रहे हैं कि आपका इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं? किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी ये खबर। ये आपकी ज़ाती राय है। लेकिन सराज ने मुझे तेज़ नज़रों से घूरते हुए जवाब दिया, और पुलिस के पास ऐसे गवाह मौजूद हैं जिन्होंने आपको मौका वारदात पर देखा है, और मौके वारदात पर हज़ारों राहगीर मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से हर एक को कातिल नहीं गर्दाना जा सकता। गोया आप मौके वारदात पर मौजूद थे। जी नहीं, मैं पहली बार आपकी ज़ुबान मुबारक से इस कत्ल के बारे में सुन रहा हूँ, लेकिन अभी आपने खुद वो महज एक मिसाल दी थी। मैंने तेज़ी से जवाब दिया। मैं महसूस कर रहा था कि सराज ने इस वक्त जो रवैया अख्तियार कर रखा है, उसमें उसके अपने ज़ाती इरादे से ज़्यादा मजबूरी का दखल था। बहरहाल, आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। आई सी, गोया आप उसी का गर्द से कील कांटे से लेस होकर तशरीफ़ लाए हैं। मैंने उसके आदमियों पर एक उचटती हुई नज़र डाली। कानून के कुछ और अपने भी तकाजे होते हैं, और उन्हें पूरा करना हर जिम्मेदार पुलिस अफीसर का फ़र्ज होता है, और ख़ास तौर से ऐसी सूरत में जब किसी जिम्मेदार पुलिस अफीसर को गवर्नर हाउस या फिर IG ऑफिस की जानब से ज़रूरी अहकामात मिले हों। सराज की निगाहों में मेरा जवाब सुनकर एक लम्हे को तजस्सुस उभरा और फिर गायब हो गया। उसी वक्त नदीम ने बड़ी सर्द मोहरी से उठकर मुझसे जाने की इजाज़त मांगी और फिर ऑफिस से बाहर चला गया। सराज ने उसे मशकूक नज़रों से देखा, लेकिन रोकने की ज़रूरत नहीं महसूस की। क्या इरादा है आपका? सराज ने दोबारा मुझे मुखातब किया। क्या आप मेरे हमरा चलने पर आमादा हैं? अगर मैं नफ़ी में जवाब दूं तो मुझे मजबूरन ज़ाब्ते की कार्रवाई करनी होगी। सराज की पेशानी शिकन आलूद होगी। सोच ले मिस्टर सराज, मैंने बिगड़े हुए तेवर से जवाब दिया, कि आपको कहीं बाद में अपनी इस हरकत पर पछताना ना पड़े। ये बाद में देखा जाएगा। सराज ने होंठ चबाते हुए जवाब दिया। और हमारे लिए क्या हुक्म है सर? सराज के हमरा आने वाले सब इंस्पेक्टर ने तीखे लहजे में पूछा। मिस्टर शहबाज, मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे साथ तशरीफ़ ले चले तो बेहतर होगा। सराज ने सब इंस्पेक्टर को जवाब देने की बजाय मुझसे दरख्वास्त की। हालात ऐसी नाजुक सूरत इख्तियार कर लेंगे, मुझे इसका वहमो गुमान भी नहीं था, और मेरे इनकार की सूरत में पुलिस मुझे ज़बरदस्ती ले जा सकती थी, जिससे मेरी बदनामी भी होती। मैंने एक लम्हे को कुछ सोचा और फिर खामोशी से उठा और सराज के साथ हो लिया। नदीम ने जिस अंदाज में मुझसे इजाज़त लेकर गया था, उससे यही नतीजा अखज़ किया जा सकता कि वो अंदरूनी तौर पर किसी जवाबी कार्रवाई का इरादा करके गया होगा। और मैं सराज और पुलिस के अमले के साथ नीचे जाने के लिए लिफ्ट में दाखिल हुआ तो कालका की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। मेरे मन मंदिर के देवता, तुम्हारी पुजारन इस समय भी तुम्हारे काम आ सकती है, परंतु एक शर्त पर।
तुम भूषण का ध्यान मन से निकाल दो। मैं तुम्हारी बात से इनकार कर दूं तो, मैंने तल्ख लहजे में सवाल किया। अब तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, उसका जवाब में तनसा। ये तुम्हारा अपना ख्याल है, समय अभी तुम्हारे हाथ में है प्राणनाथ, कालका ने मेरा मज़ाक उड़ाते हुए कहा। ये ध्यान मन से निकाल दो कि अब कोई दूसरी शक्ति तुम्हारी सहायता कर सकती है। तुम खुदा को क्यों भूल रही हो? भगवान को दुनिया के धंधों के बीच घसीटने की कोशिश मत करो, कालका ने बरहमी का इजहार किया। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे ऊपर क्या बीतने वाली है। क्या तुम जेल में चक्की पी सकोगे? दफा हो जाओ, मैंने नफरत से जवाब दिया। और मैं इस वक्त तुम्हारी मनहूस सूरत देखना और मकरू आवाज सुनना पसंद नहीं करता। फिर सोच लो भोलेनाथ, कालके की दुश्मनी तुम्हें मौत के घाट तक भी पहुंचा सकती है, और मुझे तुम्हारी मदद की बजाय मौत गवारा है। मैंने हकारत का इजहार किया। किन विचारों में गुम हो शहबाज खान? कालका का लहजा इंतहाई सफाखाना था। तुम सिसक सिसक कर मौत की बख्शा मांगोगे, परंतु मौत तुम्हारे करीब नहीं आएगी। कालका से पीछ लड़ाना तुम्हारे बस का रोग नहीं, और मेरी महान शक्ति तुम्हें ऐसे अजियतनाक हालात से दो चार कर देगी जिसका अंदाजा तुम महीनों भी नहीं लगा सकते। और जो समय तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। सिर्फ भूषण का ध्यान कुछ दिनों के लिए मन से निकाल दो। मैं वचन देती हूँ कि जब उसके सितारे गर्दश में आएंगे तो मैं खुद उसे तुम्हारे चरणों की धूल चाटने पर मजबूर कर दूंगी। नहीं, मैंने फैसला कुन आवाज में जवाब दिया। मुझे भूषण वाली शर्त किसी कीमत पर मंजूर नहीं। तुम अपनी शक्ति भी आजमा कर देख लो। ये तुम कह रहे हो शहबाज खान? तुम? वो बड़े ताज्जुब से बोली। क्या तुमको अभी तक अपनी कालका रानी की महान शक्ति पर विश्वास नहीं हुआ? फिर सोच लो, अगर ये समय भी हाथ से निकल गया तो जब भी तुम्हारी काली और नापाक कुव्वतें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। मैंने बड़े पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। तुम जिस छाया के कारण ऊंचा बोल रहे हो, अब वो ज्यादा दिनों तक तुम्हारा साथ नहीं दे सकेगी। कालका का लबो लहजा सर्द हो गया। मैं जा रही हूँ, परंतु इतना याद रखना कि तुमने कालका की शक्ति से पंजा लड़ाने की कोशिश की है। मैंने दिल ही दिल में लेडी मकलानस को आवाज दी, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। मुझे हैरत थी कि अभी तक लेडी मकलानस मेरी मदद को क्यों नहीं आई। उसने वादा किया था कि वह हमेशा आड़े वक्तों में मेरे काम आएगी, और फिर उसे अब किस बात का इंतजार था? क्या कालका से खुलकर मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी? मैं लिफ्ट से नीचे उतरा तो सिराज ने अपने साथियों को दूसरी गाड़ी में जाने की हिदायत की और खुद मुझे लेकर अपनी गाड़ी में बैठने लगा। तो एक सब इंस्पेक्टर तेरी से लपकता हुआ करीब आकर बोला, सर, कि आप मिस्टर शहबाज को तनहा ले जाने का रिस्क लेंगे? तुम दफ्तर पहुंचो। सिराज ने इंजन स्टार्ट करते हुए बड़ी संजीदगी से कहा, मैं अपनी ड्यूटी बेहतर समझता हूँ। सब इंस्पेक्टर वापस चला गया। मैं अगली नशस्त पर खामोश बैठा रहा। मुझे मालूम था कि सिराज इस वक्त मजबूर है। ऊपर से मिलने वाले हदायत पर अमल करना उसके लिए जरूरी था। वो किसी गहरी सोच में मुस्तगरक था और मेरा ज़हन अब नदीम के बारे में सोचने लगा। वो मुझे तन्हा छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे यकीन था कि वो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश कर रहा होगा और उसके सादा लिबास वाले इस वक्त मेरी निगरानी पर मामूर होंगे। अचानक मेरे ज़हन में एक ख्याल बड़ी सुलझ से उभरा कि अगर नदीम के साथियों ने मुझे बचाने की कोशिश की तो उसमें पुलिस मुकाबले का खतरा भी लाहक होगा। अगर ऐसा होता तो मेरी पोजीशन और खराब हो सकती थी। मिस्टर शहबाज, थाना करीब आने लगा तो सिराज ने बड़ी संजीदगी से कहा, मुझे अफसोस है कि इस वक्त मुझे एक नाखुशगवार हुक्म की पैरवी करनी पड़ रही है, और वो हुक्म आपको गवर्नर हाउस से मिला होगा। मैंने खुश्क लहजे में जवाब दिया। आपको ये बात कैसे मालूम हुई? सिराज चौंका। आपके आने से पहले मेरे आदमी ने इतला दी थी कि भूषण बड़े गुस्से की हालत में उसी तरफ गया था। उसकी कोई वजह भी मालूम होगी आपको? जी हाँ, मैंने सपाट लहजे में जवाब दिया। एक ही इलाके में 10-12 आदमियों का कत्ल। वो आदमी भूषण ही के उजरती बदमाश थे। शायद आपने उनके चेहरे अभी तक नहीं देखे। दुरुस्त फरमाया आपने, सिराज ने पुरख्याल अंदाज में कहा, और मुझे ऊपर से यही हुक्म मिला है कि आपको फौरी तौर पर पुलिस की तहवील में ले लिया जाए। किस जुर्म की पदाश में? आप खुद भी महकमा पुलिस से वाबस्ता रह चुके हैं। कभी कभी हमें अपनी मर्जी के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई करनी पड़ जाती है। ओह, मैंने सिराज को घूरा। गोया ऊपर वालों ने भूषण की इस बात को तस्लीम कर लिया है कि 10-12 आदमियों के कत्ल में किसी जाविये से मेरा हाथ भी शामिल है। अभी मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता, सिराज होंठ काटते हुए बोला। आई सी, मैंने उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया।
गोया अहकाम की दूसरी किस्त आपको बाद में हासिल होगी। आपको इस बात का अंदाजा किस तरह हुआ कि जो लोग दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं उनका ताल्लुक बोशन ही से होगा? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ऊपर वालों को दफ्तर में बैठे बैठे महज बोशन की खुशनुदी हासिल करने की खातिर इस बात का इल्हाम हो गया कि मैं ही उन तमाम कत्ल का जिम्मेदार हूँ। मैं समझ रहा हूँ कि प्लीज मिस्टर सराज, मैंने तेजी से उसकी बात काट दी, आप फिलहाल अपना जहन या ज़मीर इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, वही करें जो ऊपर से कहा जाए। आपकी जगह अगर मैं भी होता तो शायद मेरी कैफियत भी कुछ ऐसी ही होती। एक बात अर्ज करना चाहता हूं अगर इजाज़त हो। मैंने मुस्कुराकर तंज किया। क्या हो सकता है कि आपको ऊपर वालों के हुक्म की पैरवी करने के सिलसिले में कुछ मुश्किलात भी दरपेश आ जाएं। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगा, सराज ने थोड़े तवक्कुफ से जवाब दिया। अपने ऑफिस पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी तो उसके इंस्पेक्टर और मसला पुलिस वाले वहां पहले से ही हमारे मुंतजर थे और सराज मुझे बराह रास्त अपने दफ्तर में लेता चला गया। और फिर उसने अपने सब इंस्पेक्टर को अंदर बुलाकर पूछा, मरने वालों के सिलसिले में क्या रिपोर्ट है? कुल 11 आदमी मरे हैं और 2-4 जख्मी हुए हैं, जिन्हें बर वक्त तभी अमदाद की खातर अस्पताल पहुंचा दिया गया। और सब इंस्पेक्टर ने अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए जवाब दिया। मरने वालों में से 8 पुलिस को मुख्तलिफ वारदातों में मदलूब थे और बाकी 3 के बारे में यही मालूम हुआ कि उनका उस दंगे फसाद से कोई ताल्लुक नहीं। वो अचानक होने वाली फायरिंग की लपेट में आ गए। और वो गवाह कहाँ हैं जिन्होंने ऐनी शहाद बनने की खातिर मुझे दफ्तर में होने के बावजूद जाए वारदात पर पुलिस की निगाहों से देखा है? मैंने बराह रास्त सब इंस्पेक्टर से दरियाफ्त किया और फिर बोला, और मेरा ख्याल है कि आप इन्हें बुलाकर मेरा चेहरा करा दें ताकि उन्हें अदालत में कोई मुश्किल ना पेश आए। मिस्टर शहबाज, सराज ने जल्दी से कहा, मेरा ख्याल है कि अब आप ज्यादती से काम ले रहे हैं। हैरत है, मैं मुस्कुरा दिया। मैं आपके एक मुश्किल दूर करने की खातिर बिला मुआवजा एक मशवरा दे रहा हूँ और आप इसे ज्यादती का नाम दे रहे हैं। शायद नेकी कर और पुलिस के हत्थे चढ़ जा, ऐसे ही मौक़ों के लिए कहा गया है। और मेरे लिए अब क्या हुक्म है सर? सब इंस्पेक्टर ने मुझे तेज नजर से घूरते हुए सरार से दरियाफ्त किया। आप बाहर ठहरे, जरूरत पेश आई तो मैं आपको दोबारा बुलवा लूंगा। सराज ने सब इंस्पेक्टर के जाने के बाद मुझसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसी वक्त बाहर से अफरा तफरी की आवाज़ें आने लगी और फिर कबल इसके कि सराज सूरत हाल दरियाफ्त करने की खातिर किसी को तलब करता, वो खुद भी बौखलाकर उठ खड़ा हुआ। उसने आने वाले को बड़ी सआदतमंदी से सलूट किया और मैंने नजरें घुमाकर देखा। पुलिस आईजी से बेनफस नफीस दरवाजे के करीब खड़ा सराज को कहर आलूद निगाहों से देख रहा था। आप मिस्टर शहबाज खान को किसके हुक्म से यहाँ लाए हैं? आईजी का लहजा सर्द था। मुझे गवर्नर साहब के पर्सनल सेक्रेटरी ने फ़ोन किया था और उसके बाद आपने भी फ़ोन पर। मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप मिस्टर शहबाज पर नज़र रखें। आईजी ने सराज का जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया। उसके लबो लहजे से ज़ाहिर हो रहा था कि वो बात बनाने की कोशिश कर रहा है। सराज पलके झपकाकर बोला, आप लोगों ने मिस्टर शहबाज के साथ कोई ज्यादती तो नहीं की? जी नहीं, सराज ने हड़बड़ाकर जवाब दिया, और मैं उन्हें अपनी गाड़ी में साथ लेकर आया हूँ। आइंदा ऊपर से मिलने वाली अहकामात की तस्दीक किए बगैर अमल करने से गुरेज करें। आईजी ने तो हकमाना लहजे में कहा। गालबन इस सिलसिले में एक सर्कल भी जारी किया जा चुका है। जी हाँ, सराज ने दबी जुबान में जवाब दिया। गवर्नर या उनके पर्सनल सेक्रेटरी के किसी भी अहकामात के सिलसिले में राजदारी बेहद ज़रूरी है। आइंदा ख्याल रखूंगा सर। मिस्टर शहबाज, इस बार मुझे मुखातब किया गया। आपको जो जहमत उठाना पड़ी मैं उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। मुझे कोई जहमत नहीं उठानी पड़ी, मैंने मुस्कुराकर कहा। मिस्टर सराज से मेरे तल्लुकात खासे दारीना हैं, लेकिन मैं ये भी बखूबी जानता हूँ कि मिस्टर सराज एक फ़र्ज चनाद और दयानतदार पुलिस अफीसर हैं। अहकामात की पैरवी करना भी इनके फ़राइज़ मनसबी में शामिल है। इसलिए जो कुछ हुआ मुझे उसकी शिकायत भी नहीं, लेकिन जो कुछ हुआ वो महज गलत फहमी का नतीजा थी। आईजी ने बड़ी अपनी पोजीशन साफ करने की खातिर जल्दी से कहा, मैंने गवर्नर के पर्सनल सेक्रेटरी से भी कन्फर्म कर लिया है। उसका भी यही कहना है कि गवर्नर साहब की तरफ से ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। और आपको इस बात की इतला किस तरह मिली कि मुझे पुलिस तहवील में लिया जा रहा है? मैंने कदर चुभन ज़दा अंदाज में पूछा। हमारे अपने भी कुछ ज़राए होते हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी नहीं, आईजी ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बहरहाल मिस्टर सराज आपको आपके दफ्तर तक छोड़ आएंगे। शुक्रिया, मैंने उठते हुए कहा। मिस्टर सराज को पहले ही खासी जहमत उठाना पड़ी है।
فی الحال میں انہیں مزید پریشان کرنا نہیں چاہتا. آپ اگر مناسب سمجھے تو میرا ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا. نو تھینکس. میں نے آئی جی اور سراج سے باری باری ہاتھ ملائے اور پھر باہر آ گیا. تھانے سے نکل کر باہر سڑک پر آیا تو ندیم اپنی گاڑی میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا، اور مجھے یہ سمجھنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی کہ آئی جی نے بذات خود سراج کے دفتر تک آنے کی تکلیف کیوں کی. ندیم نے یقیناً گورنر لیول سے اونچی ہی کوئی سفارش تلاش کی ہوگی، ورنہ آئی جی فون پر بھی سراج کو مجھے باعزت طور پر جانے کی ہدایت جاری کر سکتا تھا. اور میں گاڑی کا دروازہ کھول کر اگلی نشست پر بیٹھ گیا تو ندیم نے گاڑی گیئر میں ڈال کر مین روڈ پر آتے ہوئے کہا، سراج سے پرانے مراسم کا تجربہ کیسا رہا؟ وہ مجبور ہو گیا تھا. میں نے تھانے میں ہونے والی تمام تفصیل دہراتے ہوئے کہا، اور آئی جی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بڑی مہارت سے اصلیت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. خود سراج بھی ششدر ہی رہ گیا تھا. گورنر صاحب بہادر نے بھی یہی کہہ کر جان چھڑائی ہے کہ ان کی طرف سے ایسا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا. ندیم نے مسکراتے ہوئے کہا، دانشوروں کا قول ہے کہ سارا جھگڑا زر زن زمین کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن جانے کیوں سفارش کا خیال ان کے ذہن سے نکل گیا. تم نے کس کی سفارش استعمال کی؟ میں نے سنجیدگی سے دریافت کیا. ظاہر ہے کہ وہ کوئی ایسی ہی شخصیت ہوگی جس کے آگے گورنر صاحب نے بھی ہتھیار ڈال دیے. انہی کے حکم پر آئی جی صاحب نے تھانے تک آنے کی زحمت اٹھائی تھی. اور بوشن کے بارے میں اب تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس مقصد کی طرف آتے ہوئے کہا کہ اب بھی تم اس کے کھل کر میدان میں اترنے کا انتظار کرو گے. فکر مت کرو، ندیم نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا. میرے ساتھی اس وقت بھی بوشن کا مقصد پا کر سکتے تھے جب وہ اپنے گارڈز کے ساتھ گورنر ہاؤس جانے کے لیے نکلا، لیکن میں نے اپنے قیمتی آدمیوں کو کسی خطرناک ٹکراؤ سے روک دیا. مسلط کیا تھی؟ 10-12 آدمی پہلے ہی کام آ چکے. اگر بوشن اور اس کے ساتھیوں کو بھی ٹھکانے لگا دیا جاتا تو پوری انتظامیہ حرکت میں آ جاتی. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بوشن کو نظر انداز کر دوں گا. اس کا نمبر بھی اب بہت جلد آنے والا ہے. ندیم نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود بوشن کے عملے کا کوئی پرانا ملازم ہی اپنے پستول کی تمام گولیاں بوشن کے جسم میں اتار دے. تم ایسا نہیں کرو گے، میں نے جلدی سے کہا. بوشن میرا شکار ہے اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاروں گا. مجھے کوئی اعتراض نہیں، بشرطے کہ تم بھی میری بات مان لو. کیا؟ تمہارے لیے معروف کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اور میں نے اس وقت اسی کو استعمال کیا تھا. ندیم نے کہا، ورنہ کسی صوبے کے گورنر کی دم پر پاؤں رکھنا کوئی معمولی بات نہیں. معروف بوشن کے سلسلے میں بھی کسی خطرناک اقدام کے بارے میں غور کر رہی ہے. تم اس زمن میں بھی اس سے بات کر لینا. ٹھیک ہے، میں نے مختصر جواب دیا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، رکی کے سلسلے میں کیا ہوا؟ کیا اس نے اپنی کوئی زبان کھولی؟ وہ عام بدماشوں سے ذرا مختلف چیز ہے، ندیم بولا. اس کی پنڈلی کا زخم خاصا گہرا ہے، لیکن اس نے اس کے بارے میں بھی کسی تشویش کا اظہار نہیں کیا، اور میں نے بھی فوری طور پر اسے زبان کھولنے پر مجبور نہیں کیا. لیکن میرا خیال ہے کہ رکی بوشن کے خلاف گواہی دینے پر آمادہ ہو جائے گا. راجو اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ میلبا کا قتل بوشن ہی کے آدمیوں نے کیا. میلبا رکی کو بہت عزیز تھی اور اس کی خاطر وہ اپنے سگے باپ کے خلاف بھی زہر اگلنے کو تیار ہو سکتا ہے. کریم کی حالت اب کیسی ہے؟ اسے رقصور کرنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے. اور پھر ندیم نے مجھے میرے کہنے پر دفتر کے سامنے ہی اتار دیا، لیکن جاتے جاتے بھی اس نے مجھے معروف کا شکریہ ادا کرنے کی تاکید دوبارہ کر دی، اور میں نے مسکرا کر حامی بھر لی. دفتر کے لوگ میری توقع کے عین مطابق میرے سلسلے میں پریشان تھے، اور میری فوری طور پر واپسی انہوں نے بڑی حد تک مطمئن کر دیا. شام تک میں دفتر میں ہی رہا اور پھر دفتر سے اٹھ کر معروف کی طرف چل پڑا. بوشن کے سلسلے میں وہ میرے لیے بہت کارآمد ہو سکتی تھی، اور یوں تو معروف کو سلیمان شاہ کا ویسے بھی خوف نہیں تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں آنکھوں کا جو پردہ حائل تھا اب وہ بھی اٹھ چکا، اور میں نے اپنی آمد کی اطلاع کرائی تو اس نے فوراً ہی بلوا لیا. میں اس کی خوابگاہ میں نے قدم رکھا تو ایک لمحے کو یہ خیال گزرا کہ میں غلطی سے کسی ایسے سمندری ساحل پر پہنچ گیا ہوں جہاں سن بات کی ضرورت جسم کی 70 پوشی سے اہم سمجھی جاتی ہے، اور کچھ ایسی ہی صورت اس وقت مجھے معروف کی خوابگاہ میں نظر آئی. معروف ایک ہلکے سے آسمانی رنگ کے ڈریسنگ گاؤن میں تھی، اور جس وقت میں کمرے میں داخل ہوا
मारूख ख्वाब के गोशी में बैठी पीने में मस्त थी और मुझे देखकर एक खास अदा से जिस्म को लोच देती हुई उठी तो मैंने शर्म से नजरें झुका ली। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। वो मेरे करीब आकर बहके लहजे में गुनगुनाई। खुद को बहलाने की खातर और वक़्त काटने के लिए मैंने पीनी शुरू कर दी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पी कि तुम्हारा इस्तेमाल ना कर सकूं। और मैं इस वक्त तुम्हारा शुक्रिया अदा करने की गर्ज से हाजिर हुआ हूँ। मैंने नज़रें उठाकर उसकी जानब देखा तो वह मुझे संगे मरमर का तराशीदा एक हसीन शाहकार नजर आई, जिसके सीने के ज़ीरो बम को उजागर करने की खातर एक बारीक कपड़ा डाल दिया गया हो। उरियानियत और नंगेपन का फ़र्क भी अजीब है। अगर जिनसे मुखालफत मुक्त से लिबास पहने तो देखने वाले का तजस्सुस बढ़ जाता है, लेकिन अगर वही जिस्म लिबास की कैद से कतई आज़ाद हो तो फिर उसकी हुस्न की सारी रानाइयाँ जैसे बुझ सी जाती हैं। मगरी तहजीब ने उरियानियत को मफहूम चौंका शुरू से ख़त्म कर रखा है, इसलिए उनके यहाँ तजस्सुस बाकी नहीं रह गया। साहले समुंदर, न्यूडड क्लब और उनके मसाज घरों में मादरजात बरहना होते हैं और चौंका एक ही में सब नंगे होते हैं, तो फिर शर्मो हया उनके करीब से भी होकर नहीं गुजरती। और वैसे भी उनके यहाँ हर बात की खुली छुट्टी होती है, इसलिए कोई किसी पर उंगली नहीं उठाता। सब अपने अपने काम से काम रखते हैं और अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। एहसास और गैरत का मफहूम अगर ख़त्म हो जाए तो कैदोबंद के मायने भी फौत हो जाते हैं। और मारूख भी अगर लिबास की कैदोबंद से आज़ाद होती तो शायद उसके अंदर हुस्न का मफहूम और मेरी निगाहों में मचलने वाला तजस्सुस फौत होकर रह जाता। शुक्रिया, उसने बालों को पीछे की जानब झटकते हुए बड़ी मासूमियत से कहा। किस बात का शुक्रिया? अगर तुमने आज मेरी मदद ना की होती तो बोशिन अपने मकसद में कामयाब हो जाता। मेरी तजारती साख को शदीद धचका पहुंच सकता था। तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने शराबी और मखबूल निगाहों से मुझे देखा। क्या मुझे तुम्हारी सिफारिश तय करनी चाहिए थी? ये मैंने कब कहा? मैंने खुद को संभाला और दोस्त वही होता है जो वक़्त पर किसी के काम आ जाए, लेकिन दूसरे के काम आने वाले को भी वो दो खासियत होती है। उसका लहजा मैंने खेज हो गया। एक वो होता है जो बेलौस खिदमत करता है और दूसरा मैं उसकी किसी ज़ाती खुदगर्दी को भी दखल होता है। तुम अपनी मारूख को किस में शुमार करोगे? मुझे तुम्हारी दोनों अंदाज पसंद हैं। मैंने इस बार उसे नज़र भर कर देखा। मैं उसका मफहूम समझ गया और एक बार उसका वही खूबसूरत मरमर से तराशीदा जिस्म बेहोशी के आलम में मेरे तस्वर में आ चुका था और मैं जिस गुनाह से बचना चाहता था वो एक बार सरदर्द हो चुका था। सच शहबाज, मारूख ने आगे बढ़कर दरमियानी फासला भी बड़ी हद तक ख़त्म कर दिया और मेरा हाथ थाम कर मेरी आंखों में आंखें डालकर अजीब पुरमसरत लहजे में बोली, ये तुम कह रहे हो? तुम कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? और एक बार फिर अपने जुमले को दोहराओ शहबाज, ताकि तुम्हारी मारूख को एहसास हो सके कि वो कोई ख्वाब नहीं देख रही। नहीं मारूख, मैंने पहली बार हिम्मत की। उसके बाजुओं को थाम कर बोला, तुम ख्वाब नहीं देख रही, मैं सच कह रहा हूँ और मुझे तुम्हारी ज़िंदगी के दोनों रुख पसंद हैं। मुझे तुम्हारी दोस्ती पर भी फ़ख्र है। काश वक़्त की नबस यहीं थम जाए। मारूख की गरम गरम सांसें मेरे सीने से टकराने लगी और वक़्त उसी मरकज़ पर ठहर जाए हमेशा के लिए और मैं इसी तरह तुम्हारी वजूद की तपश से अपने एहसास को गरमाती रहूं। लेकिन ये सब कुछ गुनाह है। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। जब दोस्ती अपनी इंतहा को पहुंच जाए, दिल एक दूसरे की धड़कनें महसूस करने लगे, आंखें आंखों का मफहूम समझने लगे, तो फिर गुनाह सवाब के तमाम फासले ख़त्म हो जाते हैं। उसने बड़े फ़लसफ़ियाना अंदाज में और सरसराते हुए लहजे में जवाब दिया। लेकिन मैंने कुछ कहने की कोशिश की। किसी को आसमान की बुलंदियों तक ले जाकर उसका हाथ छोड़ दिया जाए तो वो ज़मीन पर आकर रेदा रेदा हो जाता है। वो बेइख्तियार मेरे जिस्म से लिपट कर खमार आलूद लहजे में बोली, प्यासा कुएं के पास तक जाए और प्यासा ही रह जाए, उससे बड़ी बेबसी और क्या हो सकती है। और मेरे वजूद को तुम्हारी मजबूत बाहों की ज़रूरत है। अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। खुद को संभालो मारूख, मैंने धड़कते हुए दिल से कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया। तुम ये क्यों भूल रही हो कि हम दोनों शादीशुदा हैं? मुझे मालूम है शहबाज। उसने अपने नरम हाथों की बंदिश कुछ और सख्त कर ली। मुसाफिर थक जाएं तो किसी सायादार दरख्त के नीचे 2 घड़ी रुक कर सांस लेने को गुनाह नहीं कहा जाता। और मुझे मालूम है कि तुम किसी और के हो, लेकिन खुशी से अगर अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हे मुझे मुस्तार दे दो
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मारुख, मुझे मायूस ना करो शहबाज। उसके लहजे में अल्तजा का रंग आ गया। और हम दोनों एक बार पहले भी बहुत करीब से एक दूसरे को छू चुके हैं, महसूस कर चुके हैं, इसलिए एक दूसरे के लिए अजनबी भी नहीं। तुम शायद ठीक कह रही हो, मगर उस वक्त मैं मदहोश था। मुझसे करीब आकर देखो शहबाज, मैं तुम्हें फिर मदहोश कर दूंगी। और उसने मेरा हाथ थामा और फिर सोफे पर आकर इस तरह बैठ गई कि उसका सर मेरी आगोश में था। उसके सांस की रफ्तार से उसके जिस्म में होने वाला अरताश बड़ा हैजान अंगेज था। उसकी शराबी आंखें मुझे घूर रही थीं। उन निगाहों में ऐसा सहर था जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता तस्खीर कर रहा था। और मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदमों का लग़ज़िश में आ गई। और मैं इंसान था, इंसान जो गलतियों का पुतला होता है। फरिश्ता होता तो शायद शैतान मुझ पर गालिब नहीं आ सकता था। और मेरी निगाहें मारुख के वजूद पर बहक रही थीं। उसकी मखमूर निगाहें मुझे मदहोश कर रही थीं। उसके फूलों की पत्तियों जैसी नरमो गुदाज होंठ कपकपा रहे थे। उसके साथ साथ मेरे अंदर भी कश्मकश जारी थी। मारुख मेरी कैफियत का अंदाज़ा लगा रही थी। उसने एक हाथ मेरी गर्दन में डालकर आहिस्ता से जोर दिया तो मेरे कदम जम न सके, उखड़ गए और फिर शैतान की फतह की वैश्याना कह के ख्वाबगाह में गूंजने लगे। लेकिन मारुख के अंदर छुपा आतिश फशा मुझे अपने साथ बहा ले गया। और मुझे तैराकी आती थी, लेकिन मैंने हाथ पैर मार कर खुद को गर्क हो जाने से बचाने की कोशिश नहीं की। करम करम सांसें बड़ी हद तक आपस में उलझती रहीं और मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मेरे ज़हन पर बोझल बोझल सी गनूदगी तारी हो गई। और फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बफरी हुए लहर ने मुझे उठाकर साहल की नरम रेत पर डाल दिया हो और मैंने हाथ पैर छोड़कर आंखें बंद कर ली। लम्हों का शुमार भला कौन कर सकता, इतना होश किस काफिर को था। और मुझे याद नहीं कि मैं कब तक नींद की हालत से दो चार रहा। मेरी मुहैयत का तिलस्म इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा जब एक मानूस सी आवाज़ मेरे कानों में रस गोलती सी हुई उभरी। शहबाज, मेरे मन मंदिर के देवता, आज तुम्हारी पुजारन भी तुम्हारे पास झोली फैलाए खड़ी है। कुछ समय मुझे भी दान कर दो। और मैंने आहिस्ता से आंखें खोली तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। काल का इस वक्त हुस्न की देवी के सुंदर रूप में मेरे सामने दामन फैलाए खड़ी मुस्कुरा रही थी। और मैंने तेजी से बिस्तर की तरफ देखा जहां मारुख का खूबसूरत जिस्म बिखरा पड़ा था। तुम, मैंने खुद को संभालते हुए कालका को घूरा, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मुझे भी तुम्हारी जवानी की बख्शा दरकार है। मुझे निराश मत करना मेरे प्राणनाथ। कालका, मैंने कुछ सोचकर कहा, क्या मैं तुम्हारे इस सुंदर शरीर को अपनी बाहों में समेट सकता हूँ? हाँ, कालका अपने गुदाज होंठों पर जुबान फेरते हुए बोली। आज तुम्हारी कालका भी अपनी प्यास, अपने मन की अग्नि बुझाने के लिए बहुत बेअक्ल है। मुझसे दूर क्यों हो? मैंने जानबूझकर बहके बहके लहजे में कहा। और मेरे करीब क्यों नहीं आती? ओह, मैं आंखें मूंद लेती हूँ, कालका ने मस्ती के आलम में कहा। आज मैं तुम्हें अपने करीब आने से रोकूंगी नहीं। कालका ने अपनी आंखें बंद कर ली तो मैं तेजी से उठा। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। शायद कालका मुझे और मारुख को देखकर बेखुद हो गई थी। वो भूल गई कि अगर मैंने उसके जिस्म को अपनी बाहों में समेटा तो उसका अंजाम भी दावर कोमल वर्मा और मोहनी से मुख्तलिफ नहीं होगा। जल भुनकर राख के ढेर में बदल जाएगा और कालका की मौत मेरे लिए यकीनन फायदा मंद ही साबित होती, इसलिए कि अब वो मेरे काम आने की बजाय मेरे दुश्मनों का साथ दे रही थी। और मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। कालका मस्ती के आलम में आंखें बंद किए खड़ी थी और मैं उसके अंजाम पर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। मौत और जिंदगी का फासला तेजी से घट रहा था और मैंने फातहाना अंदाज में झपट कर कालका के महकते छलकते वजूद को अपनी बाहों में समेट लिया। मुझे यकीन था कि कालका के नापाक वजूद के खात्मे का वक़्त करीब आ चुका था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कालका ने आंखें खोलकर मुझे फातहाना अंदाज में देखा तो मेरे दिल की धड़कनें यकलख तेज हो गईं। मैंने निगाहों का जाविया बदल कर अपने सीधे हाथ की उंगलियों को देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। संदली अंगूठी मेरी उंगली में नहीं थी। जो स्वाद मुझे तुम्हारी बाहों में मिल रहा है वो पहले कभी नहीं मिला, कालका ने मैंने खेत अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। आज मेरा जीवन का सबसे बड़ा सुंदर दिन है। संदली अंगूठी की गैर मौजूदगी ने मुझे बौखला दिया और मैं कालका को छोड़कर तेजी से 2 कदम पीछे हट गया। मेरी कैफियत इस खिलाड़ी से मुख्तलिफ नहीं थी जिसके हाथों से शमशीर दनी के मुकाबले में
अचानक खंजर हाथ से निकल गया हो और वो दूसरे के रहमो करम पर हो। ये शिकस्त मेरे लिए गैर मुतवक्का थी। कंबल पोश बुजुर्ग ने भी इस अंगूठी की वापसी पर जोर दिया था, लेकिन फिर शायद उन्हें मेरे दुर्गों पर की हालात पर रहम आ गया और जाते जाते खुदा के उस नेक और बरगजीदा बंदे ने इशारों के नाम में मुझे गुनाह की सिमत राग़िब होने से मना किया था। लेकिन वक़्त की गर्दिश ने मुझे हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। मारुख से मेरे लिए इस वक़्त इस गोशे गंदम से कम नहीं साबित हुई जिसके खाने के बाद हजरत आदम को जन्नत से निकाला गया, लेकिन अब पछतावे बेकार थे। तीर कमान से निकल चुका और अब मैं एक नापाक तागूती कुव्वत के रहमो करम पर था। मैंने कालका को जलाकर राख देने का जो ख्वाब कभी देखा था वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। बाजी अचानक उसके हक में हो गई और बसात अलग उलट चुकी थी। अब कोई मोहरे किसी काम के नहीं रह गए। मैंने पलट कर मारू की सिमत नजर डाली। वो अभी तक गुनाह की लज्जतों से सरशार ख्वाबों की दुनिया की सैर कर रही थी, लेकिन वो अगर जागती होती तो भी मेरे किसी काम नहीं आ सकती थी। काल का कोई इंसानी मखलूक नहीं थी जो किसी ऊंची सिफारिश के आगे घुटने टेक देती। कालका के तेज कातल नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। उसके गुदाज होंठों पर फातहाना तबस्सुम रक्स कर रहा था। तुम्हारे मन में इस समय जो भौचाल उठ रहा है वो मैं पढ़ रही हूँ, वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोली। तुम निराश मत हो मेरे सपनों के राजकुमार। तुम्हारी काल का रानी अब भी तुम्हारे चरणों की दासी है, परंतु अब तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकोगे। अब तुम्हें मेरे इशारों पर चलना होगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे दिल की धड़कनें उस जवारी से मुख्तलिफ नहीं थी जो महज एक गलत चाल चलने के बाद अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी एक ही दाव पर लगा बैठा हो। और मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। कालका की बात सुनने के बाद मुझे बड़ी शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ था कि उसके और मेरे दिल के सोचों के दरमियान जो पर्दा हायल था वो उठ चुका है और अब उसकी तागूती कुव्वत मेरे दिल का हाल पढ़ सकती थी। इतने बेअक्ल क्यों हो मेरे भोलेनाथ? कालका ने एक तौबा शिकन अंगड़ाई लेकर कहा। क्या आज तुम कालका को अपनी बाहों में समेटने की ख्वाहिश का इजहार नहीं करोगे? क्या तुम्हारी कालका रानी इस सुंदरी से ज्यादा हसीन और खूबसूरत नहीं है जिसे तुम अभी मसल चुके हो? और मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने होंठ काटते हुए संजीदगी से कहा। जो समय बीत गया सो बीत गया, अब हाथ मलने से क्या फायदा? वो बैनी खेद लहजे में बोली। जो छाया तुम्हारी रक्षा कर रही थी वो तुम्हारे सर से छट चुकी है। और मैंने कहा था ना कि तुम जिस शक्ति के बल पर ऊंचे सिरों में बोल रहे हो वो ज्यादा दिनों तक तुम्हारे साथ नहीं दे सकेगी। और शायद मेरे मुकद्दर में यही लिखा था।